सीबीएसई क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस और हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। तो पिछली वीडियो में हमने बेसिक में समझा था पावर शेयरिंग में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और साथ में हमने 16 क्वेश्चंस तक किए थे। ये आखिरी वीडियो रहेगी, इसमें हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग में हमने ब्रीफ टॉपिक्स देखे थे क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग शुरू करते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, और उसमें हम लोग को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, उसके बारे में देखना है। वैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पर ब्रीफ में बस हम लोग को बस एक पॉइंट देखना है कि जो पावर है पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी शेयर होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में भी। इतना ही हमें जानना है इस चैप्टर में। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि है एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो जो पावर शेयरिंग है वो वर्टिकल है ना, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल में डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच पावर शेयर होती है और वर्टिकल में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर शेयर होती है। तो यहाँ पर हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वर्टिकल पावर शेयरिंग जो है उसकी इफेक्टिवनेस को एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो हम लोग लिखते समय क्वेश्चन से ही कुछ आंसर्स ले सकते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश या फिर साइंस में भी जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं या फिर एसएससी में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है। तो इन इंडिया इन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन से आंसर लेने की जगह यहाँ पर एक सिंपल लाइन मैंने लिख दी है। इन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारे पास है सेंट्रल या यूनियन लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल, और फिर 1992 के अमेंडमेंट के बाद पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी पावर शेयरिंग मतलब पावर को शेयर किया गया। पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद आता है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। इट हैज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हुआ है क्योंकि जो लोकल लेवल पे ग्रुप्स है उनके भी व्यूज़ को हमने रेस्पेक्ट दी है। तो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के उनके व्यूज़ को सुना है और फिर उनके व्यूज़ को एनालाइज करके फिर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है या फिर इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चंस पे भी हमने देखा था कैसे सेम पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग अलग अलग तरह से अलग अलग क्वेश्चन के अनुसार मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे पास बेसिकली सेम रहता है। उसके बाद हमारे पास है इट हैज़ इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। तो जो डेमोक्रेसी हमारे पास होती है, तो डेमोक्रेसी में जो पीपल होते हैं वही क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। तो पीपल आर द सोर्स, तो इनके पास पावर जानी चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट में जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके पास भी पावर गई है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए मतलब ये डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए क्योंकि पीपल से ही पावर मिलती है डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को या रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो इट हैज़ इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। और अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो जितने भी लेवल्स बनाए गए हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे से डिफरेंट प्रोविजंस हैं उसमें और डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो कि पावर्स को बताते हैं कैसे पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर एट डिफरेंट लेवल्स। तो ये रहा कुछ इफेक्टिवनेस या फिर क्यों ज़रूरी है पावर शेयरिंग वर्टिकल फॉर्म में इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो बस आपके लैंग्वेज के ऊपर है, बाकी जो क्वेश्चन है वो सब सिमिलर है। डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर ही ये सब आते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एनालाइज द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप देखिए तो दोबारा वही क्वेश्चन है वर्टिकल पावर शेयरिंग का। फिर से मैं पढ़ता हूँ। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास आ गई यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो लेवल में पावर शेयरिंग वो है क्या एक्चुअली, तो वो आपका वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ही है, जिसको हम लोग फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर फिर से पहले क्वेश्चन से जो लाइन है उसको मैंने आंसर में लिखा है। तो आंसर, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट।
उसके बाद फिर से मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर या फिर ये जो हमारे पास वर्टिकल स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है। तो पहला पॉइंट, द पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स। उसके बाद द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ जो अब क्वेश्चन में है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट या फिर ये जो पावर है उसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है। द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। जो ये अरेंजमेंट है उसको पार्लियामेंट शेयर नहीं कर सकती है, मतलब चेंज नहीं कर सकती है। फिर और भी तरीके होते हैं जैसे 2/3 मेजोरिटी, उसके बाद क्या क्या होता है। तो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, ये इतना आसान होता नहीं है। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो ऐसे चेंज नहीं कर सकती है जो पावर शेयरिंग का स्ट्रक्चर है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जो हमारे पास वर्टिकल पावर शेयरिंग है ये बेसिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमें ये बताना था कि ये इतनी आसानी से चेंज नहीं हो सकता है। जो हमारे पास यूनियन है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ है। आप मार्किंग स्कीम में देखिएगा तो और अच्छे से इसमें आंसर दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि 2/3 पहले मेजोरिटी आनी चाहिए, फिर आगे की असेंबली में भी ऐसे प्रोसेस है। तो ये दोनों प्रोसेस के बाद ही जाके कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जो इतना आसान नहीं है। यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट एंड इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। आप एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं, वो अरेंजमेंट है क्या, कैसे चेंजेस हो सकते हैं, या फिर हम मार्किंग स्कीम से भी इस आंसर को पूरा कर सकते हैं। हम लोग अब अगले आंसर की तरफ चलते हैं। अगला आंसर मतलब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का इफेक्टिवनेस चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पावर का इफेक्टिवनेस पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 17 में जो हमारा पहला क्वेश्चन था इस वीडियो का, उसमें पूछा गया है एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। 2025 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग बता देंगे कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जो इंडिया में है उसमें क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने आंसर ऐसे शुरू किया, आंसर इन इंडिया इन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है उसमें जो पावर शेयर होता है वो आपके पास सबसे पहले लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, और ये तीनों सेम लेवल, हॉरिजॉन्टल मतलब ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सेम लेवल पर रहते हैं, चेक और बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। तो इन इंडिया इन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर एट द सेम लेवल एंड हैव डिफरेंट पावर्स। ठीक है, उनके पास पावर्स अलग अलग होती है, लेकिन ऐसे नहीं किसी के पास ज़्यादा पावर हो किसी के पास कम पावर हो, सेम लेवल होता है पर पावर्स अलग अलग होती हैं इनके पास। ठीक है, जुडिशरी का काम अलग होता है, एग्जीक्यूटिव का अलग होता है, लेजिस्लेचर का अलग होता है, लेकिन एक दूसरे को लोग चेक करते हैं और बैलेंस करते हैं। इट एंश्योर्स दैट नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ठीक है, तो सेम लेवल पे है तो कोई भी जो ऑर्गन है वो अनलिमिटेड पावर नहीं ले सकता है, अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, ये लोग चेक कर सकते हैं एक दूसरे को। इट एंश्योर्स दैट नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। तो एक बैलेंस होता है पावर का बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ईच ऑर्गन चेक द अदर्स। तो एक ऑर्गन दूसरे से सवाल कर सकता है, दूसरे को चेक कर सकता है, तो चेक एंड बैलेंस होता है इनमें। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। आप देख सकते हैं कि वापस वही सब क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, तो लैंग्वेज के अनुसार हम लोग को देखना है। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे इंश्योर करता है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये आंसर देना है। तो यहाँ पर मैं आंसर लिखता हूँ, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। क्वेश्चन से पहले आंसर लिया कि जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो इंश्योर करता है
पावर इज शेयर्ड या फिर इंश्योर्स द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। सब मार्किंग स्कीम के आंसर मैंने लिखे, थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने मैक्सिमम आप मार्किंग स्कीम के ही आंसर इनको समझिएगा। पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से लिखा हुआ है डिफरेंट लेवल जो है, सेंट्रल है या यूनियन, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ है। तो इनकी जो पावर्स है वो अच्छे से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। उसके बाद द क्रिएशन ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इस लिस्ट इसमें अच्छे से बताया गया है कि किन किन टॉपिक्स पे किन किन गवर्नमेंट का अधिकार है। ठीक है, अब जैसे मार्किंग स्कीम में इसके कुछ कुछ यूनियन लिस्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं या क्या क्या चीज़ें हैं वो सब भी लिखा था, पर मैंने यहाँ पर शॉर्ट में सिर्फ इतने लिख दिया कि द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया द क्रिएशन ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसके टॉपिक्स भी दिए हुए थे मार्किंग स्कीम में, पर मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा जो चेंज का आया था, मतलब पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 18 में, कि ये बेसिक है स्ट्रक्चर जो है, जो डिवीजन ऑफ पावर है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़। तो इसको इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए बेसिक है टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीड्यूर्स। और उसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आते हैं, प्रोसीड्यूर्स आते हैं, कहीं ये इस स्ट्रक्चर के मतलब इस स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट तो कर रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो जुडिशरी भी देखती रहती है। तो वो भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि जुडिशरी सेम लेवल पे होती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के, तो वहाँ वो चेक और बैलेंस भी कर सकती है। ठीक है, तो जुडिशरी भी सी करती है, देखती रहती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और प्रोसीड्यूर्स। तो इसीलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि पावर बांटी जाए डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। हाउ इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बेनिफिशियल फॉर डेमोक्रेसी। यहाँ पर थोड़ा अलग क्वेश्चन आया है। अभी तक हमने क्वेश्चन देखा था हॉरिजॉन्टल पावर से रिलेटेड है, वर्टिकल पावर शेयरिंग से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इसको देखती है। अब हमारे पास सोशल ग्रुप से रिलेटेड है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो कैसे बेनिफिशियल है, कैसे लाभदायक है डेमोक्रेसी के लिए। एक्सप्लेन 2025 में 2 मार्क्स का है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इज बेनिफिशियल फॉर डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन से पहले आंसर ले लिया मैंने, ये लिखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच वो बहुत ही लाभदायक है डेमोक्रेसी के लिए। पॉइंट्स वाइज लिखते हैं। तो इट प्रमोट्स इक्वालिटी एंड एकोमोडेट्स डाइवर्सिटी। ठीक है, थोड़ा आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि अच्छी लैंग्वेज है तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी है। तो इट प्रमोट्स इक्वालिटी, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में क्या करती है, इक्वालिटी को प्रमोट करती है। जैसे बेल्जियम में भी हमने देखा था डच और फ्रेंच, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, उनके बीच में कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था और पावर्स दी गई थी ग्रुप्स को, तो जिसके कारण फिर इक्वालिटी हुआ, है ना। तो इट प्रमोट्स इक्वालिटी, तो जब हम लोग पावर देते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को तो इक्वालिटी बढ़ती है, और साथ में जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, तो ये जो डाइवर्सिटी है उसको एकोमोडेट करने में मदद मिलती है, लोग एक साथ आगे बढ़ पाते हैं उसमें। तो इट प्रमोट्स इक्वालिटी एंड एकोमोडेट्स डाइवर्सिटी। Reserved constituencies in assemblies and the parliament is the example of power sharing among different social groups। तो जो रिजर्व constituencies होती हैं, है ना, जो रिजर्व constituencies होती हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिसके कारण जो पार्लियामेंट है या फिर असेंबली में जो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं तो उसके कारण क्या होता है कि उसके कारण पावर को अच्छे से या पावर को बांटा जाता है सोशल ग्रुप्स के बीच। तो ये इक्वालिटी प्रमोट करती है और जो डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ है
उन डाइवर्सिटीज़ को भी एकोमोडेट करती है। तो ये बेसिकली पहले पॉइंट का है, बस यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट में एक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल्स लिख दिया। ये सारे आंसर्स मार्किंग स्कीम के ही हैं, तो आप मार्किंग स्कीम से देख सकते हैं और लैंग्वेज आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो इट प्रमोट्स इक्वालिटी एंड एकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज़। और उसके बाद रिजर्व कंस्टिट्यूंसीज जो होती हैं, चाहे वो असेंबलीज़ में हो, पार्लियामेंट्स में हो, वो एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वाई इज़ द डिवीजन ऑफ पावर एसेंशियल टू डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। वाई इज़ डिवीजन ऑफ पावर मतलब पावर शेयरिंग एसेंशियल टू डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो आप इसको एक बार वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज इन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंडिया। तो फिर से बस लैंग्वेज थोड़ा अलग अलग है, बाकी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और ये अलग अलग सेट्स के क्वेश्चन हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चेक्स एंड बैलेंस, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं चेक्स और बैलेंसेस। तो चेक्स और बैलेंसेस के बारे में हमें देखना है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं एक बार रीडिंग कर देता हूँ। इन इंडिया इन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, द पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर एट द सेम लेवल्स। तो जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो क्या होते हैं, सेम लेवल्स पे होते हैं। Such separation ensures that no organ exercises unlimited power। तो किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, ठीक है। Each organ checks the other and there is a balance of power between the different organs। चाहे वो आपके पास लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, ये सेम लेवल पे होते हैं। किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं होती है, वो एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं और बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन की जाती है। In a democracy, ministers and government officials exercise power, but they are responsible to parliament और state assemblies। जो ministers होते हैं, government officials होते हैं, उनके पास power होती है, लेकिन वो responsible होते हैं, ठीक है, parliaments और state assemblies की। In judiciary, the judges are appointed by executive। तो ये मार्किंग स्कीम का इसमें बताया गया था कि जुडिशरी में जो जजेस होते हैं, उन जजेस को कौन अपॉइंट करता है, तो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव इनको अपॉइंट किए, लेकिन ये फंक्शनिंग को चेक कर सकता है एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेचर की, ठीक है। तो चाहे इनके जो जजेस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव चुनते हैं, लेकिन फिर भी जो जजेस होते हैं वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इन जुडिशरी द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, बट द जजेस कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव का फंक्शनिंग भी चेक कर सकते हैं और जो लॉज है वो भी चेक कर सकते हैं लेजिस्लेचर के, और क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक और बैलेंस। तो चेक कर सकते हैं एक दूसरे को, और बैलेंस ऑफ पावर होती है, कोई भी अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज या यूज़ नहीं कर सकता है। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, एनालाइज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इन इंडिया। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इन इंडिया, इसको हमने अच्छे से देखा है, क्वेश्चन 15, 17 और 18 में हमने इसको अच्छे से देखा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा चॉइस था, इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 2025 में। क्वेश्चन हमारे पास है 25 नंबर, और इसका जो पहला पार्ट ए है, वो ए हमारे पास क्या है, द लॉ इनैक्टेड इन 1956 एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लेड टू मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में हमें पता है दो मेजर कम्युनिटीज थी, पहली थी सिन्हाला और दूसरी तमिल कम्युनिटी। तो जो तमिल कम्युनिटी थी और जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, इनके बीच में सिविल वॉर हुआ था। तो इसका रीज़न क्या था, तो 1956 में जो एक्ट पास किया गया था और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे उनके कारण हुआ था। तो वही लिखा हुआ है कि द लॉ इनैक्टेड इन 1956 एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लेड टू मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में जो दो कम्युनिटी थी, उनके बीच जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो सिविल वॉर हुआ था, उसको किसके कारण हुआ था, तो 1956 में जो एक्ट पास हुआ था और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सपोर्ट द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हमें सपोर्ट करना है। तो फिर से 5 मार्क्स का है, तो हमें ध्यान रखना है, हमें अच्छा आंसर इसका लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया है। क्वेश्चन में जो लाइन लिखी है, तो ए का आंसर हो जाएगा
The law enacted in 1956 and other constitutional provisions led to major conflict between the two communities in Sri Lanka, that is, the Sinhala community and the Tamil community. In the Act of 1956, अब 1956 का जो हमारे पास एक्ट था, सिन्हाला वॉज मेड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, है ना, तमिल को नहीं बनाया गया था, सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला को बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सपोर्ट करना है कि कॉन्फ्लिक्ट का ये मेन कारण था, मेजर कारण था जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। तो जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था, मतलब 1956 के एक्ट में क्या क्या था जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट आगे चल के हुआ था। तो सबसे पहले इन द एक्ट ऑफ 1956 सिन्हाला वाज मेड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सिन्हाला ओनली, है ना, तो सिर्फ सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, तमिल को नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया, हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं, ये एमएस मार्किंग स्कीम के अनुसार मैं बता रहा हूँ। उसके बाद द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोजीशंस। तो यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी वो किनको फेवर करती थी, सिन्हाला को फेवर करती थी। अगला, अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। तो जो सिन्हाला थे, तो सिन्हाला जो लैंग्वेज पीपल बोलते थे, तो उनका जो मेजॉरिटी का जो रिलीजन था वो क्या था, बुद्धिज्म था। तो स्टेट ने प्रोविजन ये भी था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कि जो स्टेट है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी और उसको फॉस्टर करेगी, मजबूत करेगी, ठीक है। अगला था तमिल कम्युनिटी फेल्ट दैट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, और भी पॉलिसीज थी जो तमिल कम्युनिटी को डिनाई कर रही थी, उन्हें इग्नोर कर रही थी और साथ में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही थी। Tamil community felt that the government policies denied them equal rights. They launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language, ठीक है। तो तमिल जो कम्युनिटी थी, जब उनके राइट्स, उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, उनके जो डिमांड्स थे उनको हमेशा इग्नोर किया जा रहा था, तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च की, स्ट्रगल लॉन्च की फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। वो चाहते थे तमिल भी ऑफिशियल लैंग्वेज बने। दे डिमांडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन जॉब्स में, यूनिवर्सिटी पोजीशंस में उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, बट देयर डिमांड वर रिपीटेडली डिनाइड। वो उनकी डिमांड पर बार बार क्या डिनाई कर दी जा रही थी, इग्नोर कर दी जा रही थी। तो धीरे धीरे इसी ने सिविल वॉर का रूप लिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है। तो हमें इसमें अच्छे से बनाना है, लैंग्वेज हम लोग देख लेंगे पीडीएफ में। हम लोग अब बी नंबर में चलते हैं। बी नंबर हमारे पास क्या है, पावर शेयरिंग इंक्रीजेस ट्रस्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। तो पावर जो शेयरिंग होती है, जब पावर को हम लोग शेयर करते हैं तो जो अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, मतलब जो हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं, उन डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में ट्रस्ट इंक्रीज होता है, भरोसा बनता है। तो सपोर्ट द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हमें सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ ये लाइन, उसी को हम लोग दोबारा लिख देंगे कि पावर शेयरिंग इंक्रीजेस ट्रस्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स इन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में होता क्या है, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। अब आप इसके कुछ क्वेश्चंस या कुछ आंसर्स आप लोग ले सकते हैं, जैसे हमारे पास था पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और सोशल ग्रुप के में पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स या फिर आपको ध्यान रखने हैं आंसर्स, तो इनको आप थोड़ा मॉडिफाई करके इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इन डेमोक्रेसी पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, एवरीवन हैज अ वॉइस इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसीज। तो पब्लिक पॉलिसीज को शेप करने में सबका योगदान होना चाहिए, क्योंकि लोग ही पावर देते हैं, वोट देते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, मैंने यहाँ पर पॉइंट के रूप में लिखा है। ये सब मार्किंग स्कीम में अच्छे से दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। डिफरेंट जो कल्चरल ग्रुप्स होते हैं या फिर सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स के जो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं उनको बहुत कम कर देता है, अगर उनको पावर डिवाइड होती है, जो डेमोक्रेसी में की जाती है। पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस ग्रुप्स। वो सोशल ग्रुप रिलीजियस ग्रुप्स हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो सकते हैं, तो उनके बीच में पावर को डिवाइड किया जाता है। इट हेल्प्स टू एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। तो किसी भी कंट्री में जो सोशल डाइवर्सिटी होती है, कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, उस डाइवर्सिटी में अगर उस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए जो पावर शेयरिंग होता है, वो पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
It helps to accommodate social diversity. पावर शेयरिंग गिव्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज फेयर शेयर इन पावर. और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती है किसी भी कंट्री में, उनको भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी, फेयर चांस मिलता है अपनी वॉइस उठाने का या फिर अपने व्यूज रखने का गवर्नमेंट की पॉलिसीज में. ठीक है, तो पावर शेयरिंग गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज फेयर शेयर इन पावर. ठीक है, तो पावर में उन्हें फेयर शेयर भी मिलता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज को. तो ये हमारे पास पूरा हो गया क्वेश्चन नंबर 25. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के साथ. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 25 था वो 2025 में आया था, लेकिन अब जो है वो हम लोग कुछ और साल के, पिछले सालों के क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 26 आया था 2020 में, पूछा गया था 2 मार्क्स का. तो हम लोग देखते हैं. एक्सप्लेन द मेन रीजन फॉर द एलिनेशन ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका. तो श्रीलंका में जो तमिल्स को इग्नोर कर दिया गया था, डिनाई कर दिया गया था उनके इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, तो उसके बारे में जो मेन रीजन है वो हमें देखना है. तो एलियनेशन, ठीक है, उनको जो हटा दिया गया था, तो उसका मेन रीजन क्या था. तो हमें पता है मेन रीजन था 1956 का एक्ट. तो बस क्वेश्चन अलग है, लैंग्वेज अलग है, वरना कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है. तो यहाँ पर मैं आंसर पढ़ता हूँ. द मेन रीजन फॉर द एलिनेशन ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका वॉज द एक्ट पास इन 1956. तो 1956 का जो एक्ट था वो क्या था, मेन रीजन था. इन द एक्ट ऑफ 1956 सिन्हाला बिकेम द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका. सिन्हाला को सिर्फ सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया श्रीलंका का. द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोजीशंस. तो गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स हैं उनको फेवर किया गया, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज थी उनके लिए. ठीक है, तो ये कुछ है, इसको हम लोग एक बार पीडीएफ में देख लेंगे. अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म मेजोरिटेरियनिज्म. ठीक है, तो मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेजोरिटी मतलब जो पार्टी या जो लोग मेजोरिटी में होते हैं उनके आधार पे या उनके लिए लॉज वगैरह, उनको प्राथमिकता देना लॉज और पॉलिसीज में, वो मेजोरिटेरियनिज्म होता है. वो लोग जैसा रूल करना चाहें. तो मेजोरिटेरियनिज्म इज अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल अ कंट्री. जो लोग मेजोरिटी में है वही लोग रूल करना चाहिए कंट्री को. शुड रूल अ कंट्री इन विच एवर वे दे वांट. जिस तरह से भी वो चाहे उस तरह से वो रूल कर सकते हैं. बाय डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड विशेज ऑफ द माइनॉरिटी. और जो माइनॉरिटी है उनकी जो विशेज है, उनके राइट्स हैं, उनको वो हटा सकते हैं और वो फिर भी रूल अच्छे से कर सकते हैं. मेजोरिटी है बस इसीलिए. तो उनके जो नीड्स हैं, उनकी जो विशेज हैं, उनके जो इक्वल राइट्स हैं, उनका अनादर करके, उनको अनदेखा करके, इग्नोर करके माइनॉरिटीज़ को जो मेजोरिटी रूल करते हैं वो होता है मेजोरिटेरियनिज्म, जैसा श्रीलंका में हुआ था. तो ये हो गया एक्सप्लेन द टर्म मेजोरिटेरियनिज्म. उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं. आइडेंटिफाई द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. इसमें हमें बताना है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर शेयरिंग था वो क्यों था. मतलब हमने देखा था कि बेल्जियम में मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो नहीं किया गया था. ठीक है, वहाँ पर पावर को डिवाइड किया गया था फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार. तो सेंट्रल था, फिर स्टेट था और फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था. तो बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग हुई थी, ठीक है, जो बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई थी, वो पावर शेयरिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्यों था, लक्ष्य क्या था, प्राइमरी एम क्या था उसका. ऑप्शन ए, एस्टेब्लिश अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्या यूनिटरी फॉर्म मतलब सिर्फ एक ही के पास सारी पावर, नहीं, वो नहीं था. दूसरा, सेंट्रलाइज पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट. तो सेंट्रलाइज पॉलिटिकल कंट्रोल, तो गवर्नमेंट पे पॉलिटिकल कंट्रोल करने के लिए, वो भी नहीं था. तीसरा, स्टैब्लिश कल्चरल एंड एजुकेशनल मैटर्स ऑफ द डच. तो जो डच पीपल थे उनके कल्चरल और एजुकेशनल मैटर्स को स्टैब्लिश करने के लिए था. तो ये भी नहीं था, सिर्फ डच के लिए नहीं था, फ्रेंच, डच, जर्मन सबके लिए था. एकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट, तो ये डी हो जाएगा. तो एकोमोडेशन मतलब होता है स्थान देना, किसी की इच्छा पूरी करना. ठीक है, तो सबको स्थान दिया गया था. जो लिंग्विस्टिक अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे, अलग अलग कल्चर के लोग थे. तो एकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट, तो इनको एकोमोडेट करने के लिए बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुआ था. तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाय एन एक्ट पास्ड इन 1956.
तो 1956 में किस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला था श्रीलंका में? तो सिन्हाला को मिला था, ऑप्शन बी सिन्हाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, स्टेट एनी वन स्टेप टेकन इन बेल्जियम टू रूल आउट द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। तो बेल्जियम में ऐसा कौन सा स्टेप लिया गया था ताकि कल्चरल डाइवर्सिटीज और जो डिफरेंसेस है उनको हटा दिया जा सके और जो कल्चरल डाइवर्सिटीज है उनको एकोमोडेट किया जाए, लैंग्वेज डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट किया जाए और जो डिफरेंसेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको हटा सके, उनको दूर कर सके। तो वो स्टेप क्या था? तो फॉर्मेशन ऑफ जो थर्ड काइंड या थर्ड लेवल या थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट था, कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसका फॉर्मेशन हुआ था। तो ये क्वेश्चन 2020 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो देखते हैं, वन स्टेप टेकन इन बेल्जियम टू रूल आउट द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज वाज द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट था, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट। This community government is elected by the people belonging to one language community। ठीक है, तो एक लैंग्वेज कम्युनिटी वाले लोग इलेक्ट करते थे, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन स्पीकिंग हो, नो मैटर वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं उसका कोई मैटर नहीं था, जहाँ से भी डच के लोग हैं वो लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ भी वो रहते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो ये जो गवर्नमेंट था उसके पास पावर क्या था? जो लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज थे और जो कल्चरल रिलेटेड इश्यूज, एजुकेशनल रिलेटेड इश्यूज, इन सब के संबंध में इन्हें पावर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड इन बेल्जियम। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 30 देखा कि अलग अलग जगह से कोई मैटर नहीं करता है, अगर आप जर्मन स्पीकिंग है या फ्रेंच स्पीकिंग है या डच स्पीकिंग है तो आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, तो हाउ इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड इन बेल्जियम। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 जो अभी देखा उसी से हम लोग आंसर ले सकते हैं। और अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, और भी इसके क्वेश्चंस हैं पर हम लोग धीरे धीरे समय के साथ करेंगे। आप भी सैम्पल पेपर्स वगैरह और अलग अलग क्वेश्चन ट्राई करिएगा, पर इसके बाद हम लोग ये चैप्टर पूरा करेंगे और जो हमारा अगला चैप्टर है फेडरलिज्म, उसको एक बार हम लोग ब्रीफ में समझेंगे। वैसे हमने ब्रीफ में इसको समझा है, हम लोग फेडरलिज्म में क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्वेश्चन कैसे आए हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था आपका 2023 में 3 मार्क्स का। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो पहले हम लोग क्वेश्चन से कुछ आंसर लेते हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। जैसे पहला है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, द पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दूसरा है वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग, द पावर इज शेयर्ड among the governments at different level जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, फिर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। उसके बाद पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस ग्रुप्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। पावर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी शेयर की जाती है जैसे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स जो कि सोशल ग्रुप्स होते हैं। पावर कैन ऑल्सो बी गिवन टू प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, जो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स होते हैं उनको भी पावर दी जाती है। तो इसी के साथ हमने अपना चैप्टर नंबर 1 में देखा कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैक्सिमम हमने 20-25 के क्वेश्चन देखे थे। अब अगली वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड चैप्टर हमारे पास है फेडरलिज्म, उसको देखेंगे और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस में आगे बढ़े। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आंसर भी एक बार आप इसको देख सकते हैं। इनके लगभग आंसर हैं, थोड़ा बहुत आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सब हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर 18 है शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एनालाइज द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो ये सब हमने किया हुआ है, बस आप इंग्लिश कैसे बनाइएगा उसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है, वरना कॉन्सेप्ट तो हमें ध्यान है। एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया। 2025 2 मार्क्स। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। ये सब 2025 के क्वेश्चन है, आप एक बार इसको रीडिंग कर सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की इसको समझाने की, है ना। आप इसमें लैंग्वेज को बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी तरह से। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन सोशल ग्रुप्स,
2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, उस हिसाब से आप शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ पावर इज़ एसेंशियल, ये क्वेश्चन 4 सिमिलर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज अलग अलग होंगे, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज इन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा देख सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, है ना। जुडिशरी जो इलेक्ट होती है वो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट करते हैं, पर जुडिशरी उनको चेक कर सकती है। फिर एनालाइज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इन इंडिया, ये हो गया। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ए और बी भी इम्पॉर्टेंट है, पर वो हमने किया है। वैसे ए के बारे में हम अच्छे से जानना है, 1956 में जो एक्ट पास हुआ था उसमें क्या क्या प्रोविज़न और लॉज थे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं, अपनी तरह से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ये और के बाद अगर आपको बी ऑप्शन करना है तो बी के लिए मैंने लिखा है। 5 मार्क्स के लिए आप देख सकते हैं आपको कितना लिखना है। अगला है एक्सप्लेन द मेन रीजन फॉर द एलिनेशन ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। तो वहाँ पर जो 1956 में एक्ट पास हुआ था वो सबसे मेन रीज़न था एलिनेशन का। उसके बाद 27 में एक्सप्लेन द टर्म मेजोरिटेरियनिज्म में 2020 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। विच एवर मतलब जिस भी तरह नीड्स और विशेष को डिसरिगार्ड करते हैं। डिसरिगार्ड मतलब अनदेखा करना, इग्नोर करना, अनादर करना, रेस्पेक्ट नहीं करना उनकी। तो जो भी डिसीजंस थे उनको इग्नोर कर दिया गया था, डिनाई कर दिया गया था। फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था बेल्जियम का 2024 1 मार्क, तो एकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका 2023 1 मार्क, तो सिन्हाला। वन स्टेप टेकन बाय बेल्जियम टू रूल आउट द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। वो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कैसे इलेक्ट होती है, क्या होती है, तो वो मैंने लैंग्वेज के लिए 2 मार्क्स का था, इतना बहुत ही सफिशिएंट है, आप थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं। 31 में कैसे इलेक्ट होती है, ये भी 2 मार्क्स का था 2019 का। तो आप देख सकते हो कैसे इलेक्ट होती है। अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं, लैंग्वेज ग्रुप्स, वो अपनी अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, चाहे वो कहीं भी रहें। और लास्ट क्वेश्चन, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, उसके बाद वर्टिकल पावर शेयरिंग या पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस ग्रुप्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। फिर पावर कैन ऑल्सो बी गिवन टू प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो ये रहा हमारे पास। तो इसी के साथ चैप्टर 1 हमने पूरा किया। इसी तरह चैप्टर 2 हम लोग शुरू करेंगे ब्रीफ में। उसका हम लोग का मेन फोकस इस बार रहेगा कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चंस देखना, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ है, और लैंग्वेज देखना, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।